हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी की सप्लीमेंट्री बुक मूवमेंट का एक चैप्टर जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर की शुरुआत से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। ये चैप्टर किस बारे में है, कहानी का थोड़ा सा समरी बता देता हूँ, फिर हम चैप्टर को पूरा वर्ड बाय वर्ड स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये लिखा है मुल्कराज आनंद ने। मुल्कराज आनंद जिनका जन्म पेशावर में हुआ था, जो अभी कहाँ है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पेशावर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान में। और शानदार खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक थे मुल्कराज आनंद। और इनकी एक और ख़ास बात यह है कि ये 1905 में इनका जन्म हुआ था, दिसंबर 12 1905 में, और 28 सितंबर 2004 को इनकी डेथ हुई। यानी कि अगर कहा जाए तो इनकी एज थी 98 ईयर्स। 98 वर्ष ये जीकर इस दुनिया से रुखसत हुए थे। ठीक है, तो बहुत शानदार राइटर थे। इंडियन इंग्लिश राइटिंग में इनका बहुत अच्छा योगदान है। और इसके जो इनके मेन, अगर हम कहें कि कौन कौन से नॉवल इनके बड़े प्रसिद्ध हैं, तो भाई साहब एक तो अनटचेबल इन्होंने लिखा था, और एक कूली। ये बहुत शानदार नॉवेल्स, उपन्यास इन्होंने लिखे थे। तो ये तो बात हो गई हमारे राइटर मुल्कराज आनंद की। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब ये जो कहानी है, ये कहानी किनकी है, जस्ट मिनट। ये कहानी है एक बच्चे की। एक कहानी जो है इस बच्चे की है जो अपने माता पिता के साथ मेला देखने जाता है। और मेला देखते वक्त इसको बहुत सारी चीज़ें आकर्षित करती है। जैसे आप और हम सब मेला देखने जाते हैं तो बचपन में हमें, आप भी अभी बच्चे ही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आकर्षित करती है। जैसे मिठाइयाँ आकर्षित करती है, या फिर खिलौने आकर्षित करते हैं, या फिर बहुत सारे वहाँ पे मदारी और ये सब खेल दिखा रहे होते हैं, वो सब हमें बड़े आकर्षित करते हैं। तो इस बच्चे को भी ये सारी चीज़ें बहुत आकर्षित करती है। बच्चा बीच बीच में अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करता है कि मम्मी पापा मुझे ये दिला दो, मिठाई खानी है, मुझे ये देखना वो देखना है। लेकिन माता पिता इसको हर बार मना कर देते हैं, कुछ भी इसे दिलाते नहीं है, कुछ भी इसे देखने नहीं देते। इस तरीके से ये बच्चा मेले में आगे बढ़ता है माता पिता के साथ। और एक टाइम ऐसा आता है कि ये बच्चा जो है मेले में अपने माता पिता से बिछड़ जाता है, अकेला रह जाता है। और उसके बाद जो है ये बच्चा बहुत रोता है, बहुत इधर उधर ढूंढता है, तड़पता है। इसको फिर बहुत सारे लोग मेले में इधर उधर घुमाते हैं, माता पिता से मिलवाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इसको समझाने के लिए वो सारी चीज़ें दिलाने की कोशिश करते हैं जो ये पहले अपने माता पिता से मांग रहा था। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ों के लिए फिर मना कर देता है, कुछ भी उनसे लेता नहीं है, कुछ भी उनसे खरीदता नहीं है। जो चीज़ें इसको चाहिए होती है वही चीज़ों के लिए मना कर देता है, क्योंकि अब इसका जो ध्यान है वो इन खिलौनों से और इनसे हटकर कहाँ आ चुका है, अपने माता पिता को ढूंढने पर आ चुका है। तो ये जो है कहानी का मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है। अब हम कहानी पढ़ते हैं। तो कहानी जब हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर कुछ वर्ड्स आएंगे, उनको मैं पहले बता देता हूँ आपको, ताकि आपको ध्यान रहे कि उनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात आएगी स्प्रिंग की। तो स्प्रिंग एक सीज़न होता है, स्प्रिंग जिसका मतलब होता है वसंत, या बसंत भी कहते हैं इसको, जब चारों तरफ क्या खिले होते हैं, फूल खिले होते हैं। वो जो सीज़न होता है जनवरी फरवरी के आसपास ये महीना आता है बसंत का, स्प्रिंग का, जब ना ढंग से गर्मी होती है ना ढंग से सर्दी होती है। वो जो मौसम होता है बहुत सुहावना होता है, उसे स्प्रिंग का सीज़न कहते हैं। ठीक है, फिर एक इसमें वर्ड आएगा फ्लैपिंग एंड फ्लटरिंग। फ्लैपिंग एंड फ्लटरिंग, फ्लैपिंग एंड फ्लटरिंग। जो पक्षी होते हैं वो अपने पंखों को दो तरीके से मूव कर सकते हैं, एक तो ऊपर नीचे की तरफ और एक आगे पीछे की तरफ। तो ये जो मूवमेंट होता है इसको फ्लैपिंग एंड फ्लटरिंग कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें एक वर्ड आएगा जिसमें एक इंसेक्ट का नाम है ड्रैगन फ्लाई। ये मैंने फोटो दे रखा है ड्रैगन फ्लाई का, ये ड्रैगन फ्लाई है। ठीक है, ये हमारे मालवा में इसको हेलीकॉप्टर कहते हैं, है ना। अक्सर जब बारिश का टाइम होता है या बारिश आने वाली होती है तो ये आसानी से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फिर इनके ये गाउडी पर्पल पंख हैं, तो वो भी वहाँ लिखा हुआ आएगा, तो आप ध्यान रखिएगा। ये गाउडी
पर्पल विंग, ठीक है ना, पर्पल विंग्स, ये गाउडी पर्पल विंग्स है। उसके बाद यहाँ पर बात आएगी मस्टर्ड फील्ड की, तो ये मस्टर्ड फील्ड आप सब जानते हैं, हमारे यहाँ पर सरसों होती भी है, तो सरसों के खेत बड़े खूबसूरत दिखते हैं, येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं इसके अंदर। फिर इसमें बात आएगी ब्लैक बी की, तो ये ब्लैक बी है, ठीक है, काली मधुमक्खी, ब्लैक बी। इसके बारे में कहते हैं ये बड़ी इल टेम्पर्ड होती है, इल टेम्पर्ड, गुस्सैल होती है ना, गुस्सा बहुत करती है काली मधुमक्खी। उसके बाद ये बुलक कार्ट है, वैसे तो आप सब जानते ही होंगे, फिर भी मैंने आपको दिखा दिया, बैलगाड़ी, ठीक है। तो ये सारे शब्द आपकी इस कहानी में आएंगे, तो मैंने आपको पहले इमेजेस बता दी ताकि आपको ध्यान रहे। आइए अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को। कहानी बड़ी खूबसूरत है कि किस तरीके से इमोशंस चेंज होते हैं, किस तरीके से जो हमारी डिज़ायर्स होती है वो चेंज हो जाती है, भावनाएं चेंज होती है ना। तो ये इसी बारे में ये चैप्टर है। चलिए, चैप्टर का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया, द लॉस्ट चाइल्ड। पढ़ना शुरू करते हैं। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। ये मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये पार्ट 1 रहेगा इस कहानी का, आधी कहानी हम इसमें कवर करेंगे, इसके बाद पार्ट 2 आधी कहानी में हम बाद में कवर करेंगे पार्ट 2 के अंदर। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर, एक बच्चा जो है मेले में जाता है और विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ घूमने गया मेले में अपने पेरेंट्स के साथ। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड, वह खुश है और उत्साहित है, एक्साइटेड है। एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर, और वो क्या क्या चाहता है, वहाँ पर जितने भी मिठाइयाँ और खिलौने उस मेले में दिखती है उसको, वो उनको खरीदना चाहता है, उनको लेना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो उन मिठाइयों को और खिलौनों को खरीदते नहीं है फॉर हिम। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम, लेकिन ऐसा क्या होता है कि वही खिलौने और जो मिठाइयाँ हैं कोई और उसे देने की कोशिश करता है, उसे खरीदवाने की, दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देता है उनको खरीदने के लिए, ठीक है। तो यही कहानी है। कहानी शुरू होती है, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यह स्प्रिंग का फेस्टिवल था। स्प्रिंग के मौसम में अक्सर बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं, तो ये जिस जगह की कहानी है वहाँ पर भी उत्सव मनाया जा रहा था, किसका, स्प्रिंग का। और स्प्रिंग का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, बसंत, ठीक है, बसंत। फ्रॉम द विंटी शेड्स ऑफ नेरो लेन्स एंड एलेज इमर्ज अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। फ्रॉम द विंटी शेड्स, विंटर मतलब मैंने कहा था आपको ना, उस टाइम पे ज़्यादा सर्दी होती ना गर्मी होती, लेकिन फिर भी सर्दी का असर होता है। और जहाँ पर खास करके छाँव हो, शेड्स हो, वहाँ तो ठंड लगती है। तो वहाँ पर पतली पतली गलियों में से, लेंस मतलब होता है गलियाँ, और एलीज मतलब होता है पगडंडियाँ, पगडंडियाँ। पगडंडियाँ आप समझते हैं, पाँव से चल चल कर जो रास्ते बन जाते हैं उसे पगडंडियाँ कहते हैं, जो पर्टिकुलर रास्ते नहीं होते लेकिन चलने की वजह से बन जाते हैं, ठीक है। इमर्ज द गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, उन पतली पतली गलियों से एक इंसानियत बाहर आ रही है, खुश इंसानियत। मेले का मतलब ही होता है खुशी, ठीक है। मेले का मेन अगर नाम भी लेते हैं तो खुशी अपने आप झलकने लगती है। तो उस मेलों के अंदर जो गलियां हैं उसमें जाने के लिए बड़ी खुश ह्यूमैनिटी, यानी कि इंसानियत बड़ी उस दिन खुश लग रही है। सम वॉक्ड, कुछ चले। सम रोड ऑन हॉर्स, कुछ घोड़े पर सवारी कर रहे हैं। अदर सेट, कुछ बैठे हैं। बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट, उनको ले जाया जा रहा है या तो बैलगाड़ियों के अंदर जो काई की बनी हुई है, बैम्बू की यानी कि बांस की बनी हुई बैलगाड़ियाँ हैं। मैंने बुलक कार्ट भी आपको बता दी, बैलगाड़ी कैसी दिखती है। उनके अंदर कुछ लोग जा रहे हैं। ये सब कहाँ जा रहे हैं, मेले में जा रहे हैं। वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग, एक छोटा सा बच्चा है जो अपने पापा के पाँव के आसपास दौड़ रहा है, ठीक है। वो बच्चे जो होते हैं अक्सर अपने पेरेंट्स के आसपास ही चलते हैं, तो वो साथ साथ में चल रहा है, दौड़ रहा है पाँव के बीच में। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, वो क्या है, भरा हुआ है, भरपूर है। ब्रिमिंग मतलब भरपूर है, कहीं से भरपूर है वो लाइफ, जिंदगी से, और लाफ्टर से, हंसी से भरपूर है, क्योंकि बच्चों को तो और ज़्यादा ही एक्साइटमेंट होता है मेले में जाने का, ठीक है। तो ये भरपूर उत्साह के साथ ये लोग मेला देखने जा रहे हैं, एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए, कम चाइल्ड कम, कोई कहता है कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स अपने बच्चे से कहते हैं कि बच्चे इधर आओ। एज ही लैग बिहाइंड, क्योंकि वो जैसे ही पीछे छूट जाता है इसलिए उसके माता पिता उससे कहते हैं कि हमारे साथ आओ, ठीक है। लैग बिहाइंड का मतलब होता है पीछे छूटना, पीछे
छूटना। ये वर्ड जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, आप चाहें तो ये सबको साथ के साथ लिख सकते हैं और आपको लिखना भी चाहिए। जब भी आप वीडियो देखें मेरी तो आप साथ साथ में पेन पेपर लेके बैठिए और सारे वर्ड्स को आप लिखते जाइए, ठीक है। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, वो किससे आकर्षित है? फैसिनेटेड मतलब आकर्षित हो गया है वो, आकर्षित किस चीज़ से आकर्षित हुआ है? वो आकर्षित हुआ है बाय द टॉयज, खिलौनों से, इन द शॉप्स जो दुकानों में रखे हुए हैं, दैट लाइन द वे, और वो दुकानें कहाँ पे लगी हुई है? उस मेलों के रास्तों में वो दुकान लगी हुई है, ठीक है। ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अब वो जैसे उसके माता पिता बुलाते हैं कम चाइल्ड कम, तो वो उसके पेरेंट्स की तरफ भागता है। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, क्योंकि उसके जो पाँव है वो ओबीडियंट है, यानी कि आज्ञाकारी है उनके कॉल के। किनके कॉल के? अपने पेरेंट्स की जैसी कॉल आती है, बुलावा आता है, वो उसके पाँव ऑटोमेटिक भागने लगते हैं। अब यहाँ पे पाँव भागने लगते हैं, इसका मतलब उसका मन कहीं और है, मन नहीं भागना चाहता लेकिन पाँव उनकी तरफ भागते हैं, ठीक है। एज ही केम वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है जहाँ पर उसके माता पिता उसके लिए वेट कर रहे हैं, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, वो अपने जो दिल की चाहत है उसको दबा नहीं पाया, है ना। सप्रेस का मतलब होता है दबाना, तो वो दबा नहीं पाया। दबाना क्या दबा नहीं पाया? वो अपनी डिज़ायर यानी कि इच्छा को नहीं दबा पाया। काहे की इच्छा थी? उसके टॉय लेने की इच्छा थी। Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes, ये बात को जानते हुए भी कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो कभी भी उसकी बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो एक तरीके से बेमनी आँखों से उसकी तरफ देखने लगते हैं। रिफ्यूज़ल मतलब अक्सर ऐसी आंखें बनाना जिसमें मना ही लिखा हो, ठीक है। रिफ्यूज़ मतलब मना करना, तो कभी कभी आंखें ही ऐसी बना देते हैं पेरेंट्स के, हमें पता चल जाता है कि ये मना कर रहे हैं, है ना। तो वो इस तरीके की जो उनकी पेरेंट्स की जो बिहेवियर है उसको ऑलरेडी जानता है, लेकिन फिर भी अपनी इच्छा को वो दबा नहीं पाया और बोल पड़ता है आई वॉन्ट दैट टॉय, और कहता है कि मुझे वो टॉय चाहिए, खिलौना चाहिए। ही प्लीडेड, उसने विनती करी। प्लीडेड का मतलब होता है उसने विनती करी, ठीक है। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पापा अचानक से दुकान में से लाल कलर उठाते हैं और अपनी आंखों में डाल लेते हैं और बच्चे की तरफ देखते हैं। रेड आइड, तो रेड आइड का मतलब ऐसा नहीं होता। रेड आइड मतलब होता है गुस्से भरी आंखों से देखते हैं, ठीक है। कलर डाल के नहीं देखते हैं, गुस्से भरी आंखों से देखते हैं। तो उसके जो पापा है उसकी तरफ गुस्से भरी निगाह से देखते हैं। इन हिज फेमिलियर टायरेंट वे, उनका जो फेमिलियर यानी कि जाना पहचाना, जिसको कहते हैं तानाशाही तरीका है, तानाशाही तरीका है ना, निरंकुश तरीके से उसकी तरफ देखते हैं। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, उसकी जो मदर थी वो ऐसी नहीं थी। उस दिन उसकी मदर उसका स्वभाव काफ़ी खुश था, वो मेल्टेड थी, मतलब उसका मन काफ़ी पिघला हुआ था, क्योंकि उस दिन क्या था? फ्री स्पिरिट थी, है ना, काफ़ी आनंद लेना चाह रहे थे वो मेले का। द डे वॉज टेंडर ऑफ द डे वॉज टेंडर, और उस दिन वो कैसी थी? टेंडर, यानी कि काफ़ी कोमल हृदय था उसका उस दिन। कोमल, है ना, टेंडर मतलब होता है कोमल। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और अपने बच्चे के सामने अपनी उंगली को करती है कि वो उसको पकड़ ले। लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, और कहती है कि देखो तुम्हारे सामने क्या है। बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए माता पिता अक्सर कहते हैं कि देखो तुम्हारे सामने क्या रखा हुआ, और बच्चे अचानक उसको देखकर सारी बातें भूल जाते हैं। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, तो वहाँ पे सामने क्या था? फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। तो मस्टर्ड फील्ड मैंने सरसों का खेत आपको दिखाया था, उसको कहते हैं मस्टर्ड फील्ड, ठीक है। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, वो पेल था, पेल मतलब येलो। मस्टर्ड का खेत कैसा होता है? येलो होता है, पीला। और पीला कलर अक्सर किससे कंपेयर किया जाता है? सोने से, सोने से। तो वो कैसा दिख रहा था? सोने जैसा पीला दिख रहा था। स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, वो फैला हुआ था। स्वेप्ट अक्रॉस मतलब फैला हुआ था। कहाँ फैला हुआ था? माइल्स एंड माइल्स, कई मीलों तक वो फैला हुआ था। बिल्कुल इवन लैंड, क्योंकि खेत जो होता है बिल्कुल समतल होता है, तो इवन लैंड का मतलब क्या होता है? समतल जमीन, समतल, समतल। तो अब देखिए इंग्लिश को याद करना मुश्किल नहीं है। जैसे यहाँ पर इवन लैंड का मतलब है समतल, तो अनइवन मतलब क्या होगा? असमतल। ऐसे याद कर सकते हैं आप। साथ साथ में जो भी वर्ड आता है उससे सिमिलर मिलते जुलते वर्ड्स को आप साथ याद करिए, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी वर्ड्स को याद करने में। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings। अब देखिए मैंने आपको ये भी दिखा दिया था कि ड्रैगन फ्लाइज कैसी होती है ना। जहाँ पे हमारे मालवा में उसको क्या कहते हैं? हेलीकॉप्टर कहते हैं।
वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गाउडी पर्पल विंग, उनके विंग्स के अंदर से बहुत खतरनाक आवाज़ आती है। और उनके विंग कौन से कलर के थे? एकदम भड़कीले, गाउडी मतलब भड़कीले, भड़कीले पर्पल कलर के थे। चमकीला भड़कीला कलर होता है ना, उसको गाउडी कहते हैं, पर्पल विंग्स। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, और वो जो ड्रैगन फ्लाई है वो इंटरसेप्ट कर रही है। किसको इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट का मतलब होता है किसी चलते हुए को रोकना, रोकना, ठीक है ना। जैसे पुलिस चोर को इंटरसेप्ट कर लेती है, रास्ते में रोक लेती है, उसे कहते हैं रोकना। तो ये जो हमारी ड्रैगन फ्लाई है वो भी इंटरसेप्ट कर रही है। किसको इंटरसेप्ट कर रही है? वहाँ पे रास्ते में जो ब्लैक बी चल रही है, काली मधुमक्खी मैंने आपको दिखाई थी, है ना, काली मधुमक्खी को, और बटरफ्लाई जो तितलियां हैं उड़ रही हैं, उनको बीच में रोककर आगे बढ़ने की, जब रनिंग होती है, जब रनिंग रेस वगैरह होती है तो उसमें एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ लगती है, वैसे ही उड़ते हुए पक्षी भी एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, और किस लिए वो एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि वो फ्लावर्स के अंदर से जितनी भी स्वीटनेस है उसको पाना चाहते हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, और उनकी पंखों की जो आवाज़ आ रही है उनके पीछे पीछे जो बच्चा है उनको फॉलो करने लगता है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग, वो तब तक मेहनत करता है जब तक कि कोई जो पक्षी है, कोई जो बटरफ्लाई है, कोई जो ड्रैगन फ्लाई है वो अपने पंखों को आराम दे दे, ठीक है, वो स्टिल कर दे, एंड रेस्ट, और रुक जाए, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और फिर वो क्या करेगा? उनको पकड़ने की कोशिश करेगा, कैच करने की कोशिश करेगा। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग, ये फ्लटरिंग और फ्लैपिंग भी मैंने आपको बताया था कि पंख जो है वो फड़फड़ाते हैं पक्षी अपने आगे पीछे और ऊपर नीचे, उसको फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग कहते हैं, ठीक है। अप इन द एयर, हवा में अपने जो पंख हैं उनको फ्लटर और फ्लैप करते हैं। When he had almost caught it in his hands, और जब वो उसको क्या करता है? ऑलमोस्ट पकड़ लेता है बच्चा उसको। Then his mother gave a cautionary call, और इसी बीच क्या होती है? उसकी जो मदर है उसको एक चेतावनी भरा आवाज़ लगाती है, कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ, और उसकी मदर उनको कहती है कि बच्चे इधर आओ। कहाँ पे आओ? फुटपाथ पे आ जाओ, ठीक है, इधर उधर खेतों में पक्षियों के और इन कीड़ों के पीछे मत भागो। He ran towards his parents, और वो अपने पेरेंट्स की तरफ भाग जाता है। गेली एंड वॉक्ड अब्रेस्ट, गेली, वापस ये वर्ड आ गया गेली, ठीक है। ये देखो इंग्लिश में क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा रटने की कोशिश ना करें, किसी भी चीज़ को याद करने का तरीका होता है। जैसे अब ये वर्ड आया गेली, अब हमारे यहाँ पे मालवा में और जो नीमच का और मंदसौर का क्षेत्र है, यहाँ पे गेली किसको कहते हैं आप सब जानते हैं, है ना। जब कोई लड़की को हम कहते हैं कि ये थोड़ी सी माइंड से इतनी अच्छी नहीं है, मतलब कुछ तो भी काम करती रहती है, तो उसको हम कहते हैं गेली, ठीक है। तो अब गेली का मतलब अब हम उससे रिलेट करके इसको कैसे याद कर सकते हैं? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। एक बार क्या हुआ, हमारे जो मालवा क्षेत्र है नीमच में, एक साउथ इंडिया की जो लड़की है उसकी शादी होकर यहाँ आई, ठीक है। अब बहुत सारी बातें उसको समझ नहीं आती थी, क्योंकि साउथ इंडिया में हिंदी तो बहुत ही कम समझते हैं, है ना। तो यहाँ पे हिंदी में बात होती थी, और ख़ास करके अगर यहाँ पे मालवी बोलने लग जाए तो और कम समझ में आती। तो कई बार वो काम ऐसे कर देती कि सामने वाले को, उसके हस्बैंड को गुस्सा आता था। तो एक बार उसके पति ने ऐसे गुस्से में उसको गेली कह दिया, ठीक है। अब वो जो लड़की थी वो बोलती है कि अयो आप क्या बोले जी हमको, ये गेली क्या होता। तो अब बेचारा हस्बैंड फंस गया कि यार इसको गेली का क्या मतलब बताएं, लेकिन बंदा था अपने मालवा का और वो भी नीमच का, जन्म से स्मार्ट। तो उसने कहा कि यार गेली का मतलब होता है बहुत होशियार, बहुत चतुर, बहुत स्मार्ट, ब्यूटीफुल, सुंदर, बहुत सारे अच्छी बातें उसको बोल दी। तो वो गेली सुनकर फिर उसके बाद से खुश होने लग गए। वो लड़की जैसी गेली उसको कहते तो वो खुश हो जाती थी, ठीक है। तो वो कहती है अयो हम भी आपको एक बात बोलें, तो बोलता है बोलो, कि आप भी बड़े गेले हो जी, ठीक है। तो जब भी गेली वर्ड आता तो वो खुश हो जाता। तो गेली वर्ड का मतलब होता है हैप्पी, खुश। इस तरीके से आप किसी भी वर्ड को याद कर सकते हैं, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसका साउंड कैसा बन रहा है उसकी स्पेलिंग मैच कर लो किसी से, है ना, निमोनिक्स के थ्रू याद कर लो या फिर रिजेम्बलिंग के थ्रू याद कर लो, उसकी आवाज़ कैसी आ रही है, अपने आसपास वैसा कौन सा शब्द है उससे उसको जोड़ो। इस तरीके से जब आप याद करेंगे तो आराम से आपको कोई भी वर्ड याद हो जाएगा। जैसे अभी गेली आपको याद हो गया, अब आपको गेली भूलने में नहीं आएगा कभी भी। जब भी गेली वर्ड आएगा तो आपके दिमाग में कौन आएगी, वो साउथ इंडिया की बहू, ठीक है। एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर वाइल, और वो चलता है उनके साथ साथ। अब्रेस्ट मतलब कदम से कदम मिलाकर, साथ साथ,
कदम से कदम मिलाकर थोड़ी देर के लिए चलता है। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, वापस से पीछे छूट जाता है, लेफ्ट बिहाइंड। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। किस वजह से पीछे छूट जाता है, क्योंकि फुटपाथ पर अब उसको इंसेक्ट्स दिखते हैं ना, उड़ने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कीड़े उड़ने वाले जो कीड़े होते हैं उनको कहते हैं, और वॉर्म्स जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं। तो इंसेक्ट्स और वॉर्म्स, उनको देखकर क्या हो जाता है, वो अट्रैक्ट हो जाता है। जो क्या कर रहे थे, अपने फुटपाथ पर बहुत सारी उन्होंने जगह बना रखी होती छुपने के लिए, वहां से बाहर निकल कर क्या एंजॉय कर रहे थे, वो सनशाइन यानी कि सूरज की रोशनी, गर्मी एंजॉय कर रहे थे। उस टाइम पे गर्मी बड़ी अच्छी लगती है सबको। Come child come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well। और फिर आवाज आती है कि कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, है ना। और ये उनके पेरेंट्स कहाँ से आवाज लगाते हैं, एक ग्रूव के वहां से आवाज लगाते हैं। ग्रूव मतलब होता है ना पेड़ों की छाव, पेड़ों की जो छाव होती है उसको कहते हैं। पेड़ों की छाव से उन पे आवाज आती है, और वहां पर वो कहाँ बैठे होते हैं, एक किनार पर, कुएं की किनार पर वो बैठे होते हैं, एज ऑफ द वॉल। ही रेन टुवर्ड्स देम, और वो बच्चा उनकी तरफ भागता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव। बच्चा जैसे ही उस ग्रोव में, उस छाव में एंटर होता है, अचानक से उसके ऊपर शावर यानी कि एक बारिश होने लगती है, फूलों की बारिश। क्योंकि फूलों, उस टाइम पे स्प्रिंग का सीजन है तो फूल पत्तियां गिरती रहती है, तो वो जैसे पेड़ों की छाव के नीचे जाता है, उसके ऊपर पंखुड़ियां जो है फूलों की गिरने लगती है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता को भूलकर, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। पेटल्स का मतलब होता है वही पंखुड़ियाँ, फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको पेटल्स कहते हैं, पंखुड़ियाँ। बरसती हुई पंखुड़ियों को अपने हाथों में कलेक्ट करना शुरू कर देता है। बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। ठीक है, और फिर अचानक वो क्या सुनता है, जो डव है, जो अपने कबूतर होते हैं, उनकी आवाज़ सुनता है और फिर अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है। शाउटिंग, चिल्लाता हुआ, द डव, वो कबूतर चिल्लाने लगता है। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज हैंड, फॉरगॉटन हैंड्स। और ये तक जब चिल्लाने लगता है तो बच्चे क्या होते हैं कि जब एक काम करते हैं तो दूसरे काम को भूल जाते हैं, तो वो उसके हाथों में जो पंखुड़ियाँ थी उसके बारे में वो भूल जाता है, और डव के चक्कर में वो सारी पंखुड़ियाँ नीचे गिरा देता है। ठीक है, तो आज इस पार्ट में हम यहीं तक करते हैं इस चैप्टर को, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो जल्दी ही अपलोड कर दूंगा मैं। तो और ये सारे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में लाइव सेशन लेकर इनके जो MCQs हैं उनसे हम तैयारी करेंगे, ताकि आप अपनी तैयारी को जज कर पाएंगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जब भी मैं ये चैप्टर कराने के बाद जब भी लाइव सेशंस लेना शुरू करूँगा तो आप जल्दी से जल्दी इससे जुड़ जाइए चैनल से सब्सक्राइब करके, और आपकी तैयारी बेशक बहुत अच्छी होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।